नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक, बिहार के राजगीर में बना देश का पहला ग्लास स्काई। देखिए, ये जो राजगीर किस ज़िले में है? बिहार के नालंदा ज़िले में है। ठीक है, बिहार के नालंदा ज़िले में राजगीर है, यहीं पर बना है पहला स्काई ग्लास। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ये पूरा आप देख सकते हैं कांच का बना हुआ है। ठीक है, चाइना के मॉडल को कॉपी करते हुए, चाइना में इस तरीके की बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, ये बात कर लेते हैं इसमें कुछ चीज़ें। बिहार के राजगीर में नेचर सफारी, ग्लास स्काई और 8 सीट वाले रोपवे आम पर्यटकों के लिए अब खोल दिए गए हैं। और ये जो रोपवे है उसमें 20 कैबिन बनाए गए हैं और इसमें 1 घंटे में 800 लोग इससे सफ़र कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा इको टूरिज़्म को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसको इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो वन और पर्यावरण विभाग है उसके अधीन एक अलग से विंग होगा, एक अलग विंग तैयार किया जाएगा जो इको टूरिज़्म को प्रमोट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? उस एरिया में जहाँ पर इसे लगाया गया है वहाँ पर पर्यटकों का आवागमन होगा, इससे वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बूम करेगी। ठीक है, इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा बिहार के। उन्होंने कहा कि राजगीर के साथ ही पटना, गया, बोधगया, वैशाली, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, बांका यहाँ समेत पूरे राज्य में इको टूरिज़्म के विकास की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। वैसे वास्तव में बिहार में काफ़ी संभावनाएं हैं टूरिज़्म को, कि एक अनंत संभावनाएं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इतना डाइवर्स है बिहार का जो कल्चर है। वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा दे करके वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु आयोग की 116वीं बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। सिंधु आयोग की कौन सी बैठक है? 116वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। सबसे पहले हम इतना तो हो गया कि नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, सिंधु जल समझौता। ठीक है, सिंधु जल समझौता, देखिए जब आप IR पढ़ते हैं तो एक दौर था 1962 तक, जब तक कि चाइना के साथ हमारा युद्ध नहीं हुआ और उस युद्ध में हम हार नहीं गए। हम अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में एक आदर्शवादी नीति को फॉलो कर रहे थे, आइडियलिज्म, आदर्शवाद को फॉलो कर रहे थे, जहाँ पर ये मानते थे कि दुनिया बहुत अच्छी है। दुनिया, अगर हम अपने मुद्दों को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके समझ चले जाएंगे तो वो बेहतरीन निर्णय कर सकते हैं, न्याय करेंगे हमारे साथ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हम चाइना से युद्ध हार गए तब हमें लगा कि हम ये जो आदर्शवाद की नीति को फॉलो कर रहे थे वो बहुत ही गलत थी। इसी आदर्शवाद का ही एक परिणाम है क्या? इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें क्या किया हमने? दुनिया की सबसे उदार संधियों में से एक संधि है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, दुनिया में जितनी भी सबसे उदार संधियां होंगी तो उसमें से एक संधि ये भी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को इतना जल का इतना बड़ा एरिया दे दिया है, उसने इतनी नदियाँ, दुनिया की पहली संधि है जिसमें पूरी की पूरी नदियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, अभी आप देखिए अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है ये कराची में साइन हुई थी 1960 में, भारत की ओर से हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय जवाहरलाल नेहरू, और उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। ठीक है, और इसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसने मध्यस्थता किया था, ब्रोकर्ड बाई वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच संधि की गई थी। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, ये जो नदियां हैं सारी नदियां पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये है सिंधु, सिंधु के नीचे यहाँ पर झेलम है, झेलम के नीचे देखिए, झेलम के बाद यहाँ पर चेनाब, रावी और ब्यास। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और यहाँ पर ये सतलज। ठीक है, ये नदियां हैं जिनका बंटवारा हुआ है। कैसे कैसे बंटवारा हुआ है? देखिए, ये सतलज, रावी और ब्यास, इनको क्या कहा गया? ईस्टर्न नदियां हैं, ये पूर्वी नदियां हैं। जो पूर्वी नदियां हैं उस पर इंडिया का जो राइट है इन पर बना होगा, इन 3 नदियों पर पूर्ण नियंत्रण, एक्सक्लूसिव राइट होगा। ठीक है, जो बाकी 3 नदियां हैं उन्हें कहा गया वेस्टर्न रिवर्स, चेनाब, झेलम और सिंधु। सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और उसके नीचे वाली चेनाब, इनको वेस्टर्न रिवर कहा गया। और इस पर जो राइट है वो पाकिस्तान का राइट होगा। लेकिन क्या इंडिया का इस पर कोई राइट नहीं? राइट है। क्या कर सकता है इंडिया? इंडिया इस पर इरिगेशन, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें लगा सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में क्या होता है? इसमें डैम वगैरह नहीं बनाए जाते, मतलब पानी को स्टोर नहीं किया जाता, पानी नदी से बहता रहता है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर संयंत्र लगाए जाते हैं जो इसको पावर प्लांट बोलते हैं,
वो यहाँ पर वो पानी को कलेक्ट नहीं करता, बल्कि पानी चलता रहता है, रन ऑफ द रिवर। देखिए ध्यान से, इंडिया इन नदियों पर रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स लगा सकता है। वेरी लिमिटेड स्टोरेज, ठीक है, बहुत ही कम, बहुत ही सीमित स्टोरेज कर सकता है, स्टोर कर सकता है पानी को। और यहाँ पर लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो शर्त रहित हैं, ऑल सब्जेक्ट्स टू कंडीशंस, ठीक है, शर्त रहित प्रयोग कर सकता है भारत इन तीनों नदियों के पानी का, चेनाब, झेलम और ब्यास। तो ये हो गई नदियाँ। और इसी में कहा गया था कि एक इंडस वाटर कमीशन होगा, ठीक है, इंडस वाटर कमीशन, और यहाँ पर इसकी बैठक होगी। तो उसी इंडस वाटर कमीशन की बैठक यहाँ पर हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया गया रेगुलरली मीट्स वंस ए ईयर, साल में एक बार तो मिलना ही मिलना है इनको, हर साल। और याद रखना, युद्ध हुआ हो या भारत पाकिस्तान के बीच कैसा भी रिश्ता रहा हो, मतलब कभी संबंध बहुत ही खराब रहे हों, तब भी इंडस वाटर जो कमीशन है, सिंधु जल आयोग है, वो उसकी बैठक हर साल हुई है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसकी जो बैठक है वो ना हुई हो। तो उसी क्रम में 116वीं बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। हर साल तो होती है, लेकिन याद रखना इसकी बैठक साल में 2 बार भी हो सकती है, मतलब जब भी ज़रूरत हो इसकी बैठक हो सकती है, ठीक है। नहीं तो आपके दिमाग में आएगा ना कि 1960 से आज 2021 है तो 116 कैसे हुआ अगर हर साल होती है तो, ठीक है। तो मतलब साल में 2 बार भी हो सकती है, जब भी ज़रूरत महसूस हो इसकी बैठक हो सकती है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर और कुछ बात नहीं है, बस ठीक है। चलिए, ग्रेट खली शामिल हुए WWE हॉल ऑफ द फेम में। WWE जानते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जहाँ पर अब एंटरटेनमेंट का है, आप यूट्यूब पे जाकर के एक बार देख सकते हैं WWE में क्या चीज़ें हैं, बस फाइटिंग होती है वहाँ पर, ठीक है, रेसलिंग जिसको आप कहते हैं। और यहाँ पर ग्रेट खली भी रेसलिंग में कभी शामिल हुए थे, लेकिन अब तो रिटायर हैं। तो इन्हें हॉल ऑफ द फेम, इनका नाम क्या है वैसे, दिलीप सिंह राणा, उर्फ इनको अपने ये निक नेम से जाने जाते हैं ग्रेट खली, ठीक है। इनको हॉल ऑफ द फेम 2021 में शामिल किया गया। और इनके साथ ही उसी समय जब खली WWE में फाइट करते थे, रेसलिंग करते थे, तो उस समय का एक प्रसिद्ध नाम है अंडरटेकर का, ठीक है, अंडरटेकर, केन, इन सबको भी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। रूस ने एक ऐतिहासिक मिशन में 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया, ठीक है। रूस ने 18 देशों के 38 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। देखिए यहाँ पर कजाकिस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1A लॉन्च व्हीकल पर 38 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया। देखिए जो रसिया है उसने अपना सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो लॉन्च पैड है वो कहाँ बना रखा है, कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के बैकानूर में, ठीक है। वहीं पर उसने सोयूज 2 लॉन्चिंग यान से, व्हीकल से उसका, और याद रखना ये इसका पूर्णतः व्यावसायिक प्रक्षेपण था, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि इसमें उसने पूरी तरीके से सारे सैटेलाइट जो थे वो विदेशियों के थे। इसमें जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील सहित 18 विभिन्न देशों के थे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा इसरो काम कर रहा है, इसरो ने अपनी एक अलग शाखा बना रखी है एंट्रिक्स, ठीक है, जो अन्य देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए काम करती है। और इस तरीके से एक न्यू स्पेस लिमिटेड कंपनी भी इसरो के द्वारा बनाई गई है। तो जैसे भारत का इसरो काम कर रहा है व्यावसायिक क्षेत्र में दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करना, उसी तरीके से रूस की स्पेस एजेंसी ने काम किया है। आगे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र बेड़े में शामिल हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक जहाज बनाया गया, उसका नाम क्या है, वज्र, और वज्र को बेड़े में शामिल किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वज्र है, ठीक है। इससे क्या होगा, वज्र के शामिल होने से जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड हैं उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि ये गश्ती पोत है। तो गश्ती पोत है तो जो तटीय सुरक्षा होगी उसे मजबूत करने में आसानी होगी, इंडियन कोस्ट गार्ड और मजबूत होगा, ठीक है। और इसको हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नाम क्या है उनका, जनरल विपिन रावत, इन्होंने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में एक पट्टिका और जहाज के नाम वाले बोर्ड वज्र का औपचारिक उद्घाटन किया, अनावरण किया, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो देश में ही किया गया। लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है। लार्सन एंड टुब्रो नाम विदेशी लग रहा है, लेकिन ये भारतीय कंपनी है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की ओर। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश का पहला ग्लास स्काई पर्यटकों के लिए खोला गया? पटना, सिवान, राजगीर, मुजफ्फरपुर। देखिए वैसे अगर जिला दिया गया है तो यहाँ पर नालंदा होना चाहिए था, लेकिन आप इसको नालंदा कर लें, ठीक है। तो क्योंकि राजगीर कहाँ पर है, नालंदा में,
ठीक, चलिए। हाल ही में सिंधु आयोग की 116वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सिंधु आयोग की 116वीं जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? केन, अंडरटेकर, ग्रेट खली, बिग शो और इनमें से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केन, अंडरटेकर, खली, इन सबको शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ई। ठीक है, एक से अधिक। हाल ही में किस देश ने एक ऐतिहासिक मिशन में 18 देशों के 38 सैटेलाइट को लॉन्च किया? भारत, चीन, रसिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वज्र को भारतीय सेना में शामिल किया गया। वज्र है एक, क्या है? मिसाइल है, पनडुब्बी है, तटरक्षक पोत है, मशीन गन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वज्र एक तटरक्षक पोत है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।